ईरान इसराइल जंग जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई और ओमान, बल्कि इसमें अगर हम लबनान भी शामिल कर लें तो गलत ना होगा। अमेरिका और इसराइल तो पहले ही इस जंग में एक ओपोनेंट बन के सामने आए हैं। अब तो बाकायदा इसमें रशिया और चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बनेगा? क्या पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है कि उसे अपने मुस्लिम ममालिक के खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे? वो मुस्लिम मुल्क जिसे पाकिस्तान कल तक ब्रदरहुड का एक सिंबल बनाकर पेश करता था, इसमें ईरान सर फहरिस्त है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी, जिसके साथ पाकिस्तान ने रिसेंटली दिफाई मुआहिदा कर रखा है। और किसी भी अटैक की सूरत में सऊदी अरब, अगर कोई सऊदी अरब में अटैक होता है तो पाकिस्तान बाउंड है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को डिफेंड करे। अब पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में फंस चुका है, एक तरफ तो ईरान है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वही मुल्क है जहां से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा रेमिटेंसीज आता है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि हमारे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग, इंजीनियर्स, लेबर्स, टेक्नीशियंस, सऊदी अरब जाकर अपने ख़ानदान वालों के लिए कमाते हैं और रोज़गार का एक सिलसिला बना हुआ है। इस सिलसिले में बहुत से हमारे लेबर लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। इसमें रेमिटेंसीज हैं, और दूसरा, रेमिटेंसीज के अलावा सऊदी अरब वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान को कुछ ऐसे कर्जे भी देता है जिसका वक्त आने पर पाकिस्तान कहता है कि आप हमें मज़ीद 5 साल का टाइम दे दें। और सऊदी अरब पाकिस्तान को ये आप कह सकते हैं कि कंपनसेशन करता आया है और कर भी रहा है। अभी रिसेंटली भी ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने $5 अरब का कर्जा सऊदी अरब से और मांग लिया है। तो पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि दोनों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं। आप लोगों को याद होगा कि 5 से 6 दिन पहले, गालबन 7 या 8 मार्च को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी सऊदी अरब का विजिट किया था, और वो विजिट जो था बड़ी अहमियत का हामिल था। उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ दोबारा गए विजिट पे, और उनके जाने के बाद पता चला कि जनरल आसिम मुनीर भी उस दौरे में शामिल हैं। और उस दौरे में देखा गया कि आसिम मुनीर ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये वो यूनिफॉर्म होता है जो हालत जंग में कौम के सिपा सलार पहनते हैं। और हमने देखा था कि जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जब मिलने गए थे ट्रंप से, तो तब उन्होंने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जबकि बल्कि ये कह सकते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन वार चल रही है वो इसी यूनिफॉर्म में मीडिया के सामने जलवागर होते हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जलवागर हुए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में। इस यूनिफॉर्म को पहनने का मकसद, एक तो मुझे जो समझ आता है वो ये था कि ईरान को वाज़ेह मैसेज देना है कि वो सऊदी अरब पे मज़ीद हमले करना बंद करे, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहिदे में जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इन हमलों को कैसे रोकता है या क्या क्या करता है इसके लिए। और जो दूसरी बड़ी खबर ये है, वो आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि रशिया और चाइना बाकायदा अब इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। CNN ने एक खबर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि पहले जो 12 डे वार थी, जो पिछले साल हुई थी 12 जून 2025 में, उसमें जो ईरान ने स्ट्राइक्स की थी इसराइल पर, उसमें बहुत से जो बैलिस्टिक और उनके हाइपरसोनिक मिसाइल से वो इंटरसेप्ट हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा ईरान की जो टारगेट्स हैं वो बड़े प्रिसाइज हैं। CNN ने ये क्लेम किया कि रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, और चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है वो ईरान के मिसाइल्स को बिल्कुल एक प्रिसाइज और वेल कैलकुलेटेड जो है टारगेट करने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह अल जजीरा ने भी एक न्यूज़ ब्रेक की और उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर का पहले तो बैकग्राउंड पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा जो ईरान का शाहिद जो ड्रोन है ना, वो मिडल ईस्ट और अमेरिका और इसराइल के लिए इस टाइम सर का दर्द बना हुआ है, क्योंकि ये जो शाहिद ड्रोन मिसाइल है इसको हम समझे जाते हैं, क्योंकि ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है। ये गालबन $30,000 तक की इसकी कॉस्ट आती है, और ये निस्बतन, जैसे कि इंटरसेप्टर्स होते हैं जो मिसाइल्स को गिराते हैं, ड्रोन्स को गिराते हैं, उनसे कदरे सस्ता है। और ईरान इसकी प्रोडक्शन खुद करता है। शाहिद ड्रोन जो है ईरान खुद प्रोड्यूस करता है, बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया, जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा अलाय है,
ईरान ने रशिया को भी ये बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स दिए थे, फिर रशिया ने बाद में इसको मजीद मॉडिफाई करके इसकी अपनी प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दी थी। अब जो शाहीद ड्रोन मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, ये बड़ा दर्द सर बना हुआ है मिडल ईस्ट के लिए। और अल जजीरा ने ये क्लेम किया कि ये जो शाहीद ड्रोन्स हैं, ये रशिया की भी इसमें हेल्प शामिल है, क्योंकि चाइना जो है बेसिकली उनको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और रशिया जो है वो प्रोवाइड करता है उसको कि आपने इसको किस तरह से अटैक करना है। क्योंकि रशिया तो जाहिर सी बात है 3 साल से जंग लड़ रहा है, वो तो अब एक जंग का माहिर खिलाड़ी बन चुका है। और उसने जब यूक्रेन पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, शाहीद ड्रोन्स का, तो वो उसे क्या करता था, वो इसे क्लस्टर लाइक फॉर्मेशन में ड्रोन्स को एक बड़ी तादाद में वो इकट्ठे होकर जाते थे। इसका फायदा क्या था, इसको इंटरसेप्ट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता था। और हमने ये रीसेंट स्ट्रेटजी ईरान की देखी मिडल ईस्ट में, इजराइल में, जब ड्रोन्स का इस तरह से हमला किया गया तो आयरन डोम भी फेल हो गया। और इंटरसेप्टर जो कि सऊदी मीडिया क्लेम करता है कि 80% मिसाइल्स और ड्रोन्स को हमने हिट कर लिया था, इंटरसेप्ट कर लिया था, इसके बावजूद शाहीद ड्रोन्स जो है वो सऊदी अरब के लिए भी, ईरान के लिए, इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं बार बार। रशिया यूक्रेन की बात करते हुए एक और नुक्ता भी हमारे ज़हन में आया। ये नाजरीन, अभी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है, वो ये है कि रशिया ने कोशिश की थी निगोसिएशन की बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और प्यूटन ने खुद फ़ोन किया ट्रंप को और उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि बेसिकली देखें ना कि ट्रंप क्लेम क्या करता है। ट्रंप तो यही क्लेम करता है कि ईरान एटम बम बना रहा है और जो ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट है वो 60% तक पहुंच चुकी है और इसके बाद ईरान इस काबिल हो सकेगा कि वो एटम बम बनाए। और ट्रंप ये क्लेम करता है, इजराइल भी ये क्लेम करता है कि एटम बम बनाने के बाद उसका सबसे पहला निशाना इजराइल या अमेरिका होगा। तो प्यूटन ने जो आज पेशकश की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और अगर हम इस पेशकश को जांचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो बहुत से पॉइंट्स या बहुत से नुक्ते और बहुत से पर्सपेक्टिव हमारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। प्यूटन ने क्या कहा ट्रंप को? प्यूटन ने कहा, देखें कि मसला तो यूरेनियम का है ना, जो आप यूरेनियम की अफसुदगी कहते हैं कि या उसकी इनरिचमेंट कहते हैं, इसकी वजह से हमने ये जंग शुरू की है, तो हम आपको इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं। वो सोल्यूशन क्या है? ये जो ईरान का यूरेनियम है, इसको हम रशिया शिफ्ट कर देते हैं, ताकि ना तो ये यूरेनियम होगा, ना ही ईरान इस काबिल होगा कि एटम बम बना सके। लेकिन रशिया जो है ईरान का अलाय है और ट्रंप इसी बात से खौफजदा है। तो ट्रंप ने आज तो ये पेशकश मुस्तरद कर दी। इस बात से ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ट्रंप ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। ख़त्म करना चाहता है लेकिन अपनी जीत पर। और ट्रंप की जीत के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल इस टाइम है, वो आज हम लोगों ने देखा ईरान की सड़कों पर। और अमेरिका ने आज एक नया कारनामा किया। अमेरिका ने ईरान के बहुत से लीडर्स जैसे कि अली लारिजानी और मसूद पज़ेश्कियान बशमूल मुश्तबा खामनाई के भी, अमेरिका ने आज $1 करोड़ इनके सर की रकम तय कर दी है और कहा है कि कोई भी अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इंटेलिजेंस देगा, तो अमेरिका उसे $1 करोड़ देगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका जो आज से 12 दिन पहले कह रहा था कि ये जंग हम जीत चुके हैं, हमने आयतुल्ला खामनाई को कत्ल कर दिया है और उसकी शहादत के बाद जो है हम इस जंग को मुकम्मल अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ट्रंप ट्वीट करता रहा कि कंग्रेचुलेशन टू द वर्ल्ड, वी हैव एलिमिनेटेड द थ्रेट। आज वही ट्रंप नए ईरानियन रजीम की सर की कीमत तय कर रहा है। तो एक बात तो वाज़ेह है कि जंग अभी चल रही है, ईरान अभी हारा नहीं है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद जो चेन ऑफ कमांड का सिलसिला था ना, उसने इस जंग को एक नया रुख दे दिया है। क्योंकि ट्रंप तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और जो ईरानियन ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही आयतुल्ला खामनाई शहीद होगा उसके बाद ईरान में मुजाहिरे होंगे, उन मुजाहिरों की सूरत में ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन बड़ा आसान हो जाएगा। मुजाहिरे तो नाजरीन आज हुए, लेकिन मुश्तबा खामनाई के हक में आज मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची उन रैलियों में शामिल हुए जो कि हुकूमत की हमायत के सिलसिले में निकाली गई। कहाँ ये वक्त था कि ट्रंप सोचता था कि प्रोटेस्ट होंगे ईरानियन रजीम के खिलाफ, लेकिन आज 13 दिन की जंग के बाद
ایرانی لوگ نکلے تو ہیں لیکن مشتبہ خامنائی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ ٹرمپ کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین چار دھچکے ایک ساتھ ہیں، کیونکہ جو ایرانین نیشنلزم ہے وہ دوبارہ سے بوسٹ اپ ہو گئی ہے. نیشنلزم کب بوسٹ اپ ہوتی ہے؟ جب کوئی سیکریفائس کرتا ہے. آیت اللہ خامنائی نے سیکریفائس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ جھکیں گے نہیں، وہ اپنی